अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की पहली लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम शॉर्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कोड क्यों कहते हैं, इसकी वजह और इसी के साथ साथ हम पहला चैप्टर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। इस लेक्चर सीरीज का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लेक्चर सीरीज का आज आगाज़ है। इस तसलसल में हम जो है इस कोड के वर्ड्स को जानेंगे, हर एक वर्ड्स की मीनिंग, उसकी तह तक जाने की केस लॉस की रोशनी में हम कोशिश करेंगे। प्रॉपरली हम जानेंगे कि भाई रियली ट्रायल क्या होता है, रियली इस लॉ को इंटरप्रेट किस तरह करेंगे, हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट। तो चलिए जी, कोड को कोड क्यों कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, ये लॉ जो है प्रोसीजर लॉ है। ये सब्सटेंटिव लॉ जो है, क्रिमिनल जो भी लॉस पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनको इन्फोर्स करता है रियली हकीकी मानों में। अगर कोई शख्स ऑफेंस करता है, कोई शख्स कोई जुर्म करता है, उस शख्स को हकीकी मानों में प्रोसिक्यूट करने के लिए इस लॉ को एनेक्ट किया गया। ये लॉ सबसे पहले कब बना? ये लॉ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1861 बना। किसके लिए? पाकिस्तान पेनल कोड की जो सब्सटेंटिव लॉ है, जिसमें ऑफेंसेस डिफाइंड है, उनकी पनिशमेंट प्रोवाइड है, उनको हकीकी तौर पर इन्फोर्स करने के लिए 1861 में क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट आया। इस एक्ट में मज़ीद एडवांसमेंट लाई गई और 1861 को रिपील किया गया बाय द एक्ट 1872। 1882 में एक और एनेक्टमेंट लाई गई जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1882 कहलाता है। ये एक्ट पिछले एक्ट्स को रिपील करता है और इस लॉ में मज़ीद मॉडिफिकेशन के साथ, इम्प्रूवमेंट के साथ प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। इसके बाद 1898 में एक प्रॉपर लॉ लाया गया जिसको नाम दिया गया, टाइटल दी गई, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये कोड जो है, कोड को कोड क्यों कहते हैं, किसी भी लॉ को कोड क्यों कहते हैं? जब एक लॉ बहुत सारे लॉस का मजमुआ हो, बहुत सारे एनेक्टमेंट का मजमुआ हो, किसी खास सब्जेक्ट पर इसको कोडिफाई किया जाए, एक ही लॉ की शक्ल दी जाए, तो उस लॉ को कोड कहते हैं। उन कवानीन के मजमुए को कोड कहते हैं। इसलिए ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 जो है, ये बहुत सारे कवानीन का मजमुआ है। ये जो है 1861 में जो प्रोसीजर एक्ट आया है उसका मजमुआ, 1872 में जो प्रोसीजर एक्ट आया है, 1882 में जो प्रोसीजर एक्ट आया है, 1898 में जो प्रोसीजर लॉ एक्ट आया, इन तमाम कवानीन का ये जो मजमुआ है। इसलिए कोई भी लॉ जो बहुत सारे कवानीन का मजमुआ हो, इसलिए उसको कोड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो लॉ है, इसकी जो नेचर है, प्रिंसिपली इट इज एडजेक्टिव लॉ। ये प्रोसीजर को एडजेक्ट करता है, एडजेक्टिव लॉ है। प्रोसीजर लॉ को ये क्या करता है? हेल्प करता है, असिस्ट करता है, इसलिए इसको
एडजेक्टिव लॉ प्रिंसिपली बुनियादी तौर पर कहते हैं, लेकिन ये है प्रोसीजर लॉ। ये प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि भाई ट्रायल कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा, कौन करेगा, किन ऑफेंसेस पर कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये बुनियादी तौर पर प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसकी जो ऑब्जेक्ट है इस लॉ की फेयर ट्रायल है। देखो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 10 को देखें, राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस फेयर ट्रायल का जो प्रोसीजर प्रोवाइड करता है ये कोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी के साथ जो है इसकी दूसरी ऑब्जेक्ट ये है कि टू प्रिवेंट द ऑफेंसेस एंड ब्रिंगिंग ऑफेंडर इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड टू प्रोसिक्यूट द ऑफेंडर। ये लॉ हकीकी मानों में क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए लाया गया है। सब्सटेंटिव लॉ तो हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान पेनल कोड, लेकिन इसको इन्फोर्स करने के लिए एक प्रोसीजर प्रोवाइड की है, वो ये प्रोसीजर कोड 1898 प्रोवाइड, ये विथ वेरियस अमेंडमेंट 1923 में अमेंडमेंट लाई गई, इसके बाद 1971, 1972 और 1996 मुख्तलिफ रिफॉर्म्स के साथ ये मौजूद है अभी। इसके साथ जो है ये इसकी दूसरी ये सब्जेक्ट जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। अभी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हर एक सूबे की अलग होती है, हर एक सूबा अलग अलग इसमें अमेंडमेंट कर सकता है। फॉर इंस्टेंस खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि इस लॉ को अमेंड करे, इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज़ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट फेडरल सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट सेंट्रल। फेडरल सब्जेक्ट नहीं, फेडरल लेजिस्लेचर जो है इसमें अमेंडमेंट किसी तरह नहीं ला सकता, बल्कि वो विफाक के लिए तो ला सकता है, लेकिन इस्लामाबाद के लिए तो ला सकता है, लेकिन किसी सूबे के लिए सेंट्रल जो फेडरल लेजिस्लेचर है वो नहीं ला सकता, कोई अमेंडमेंट इसमें नहीं कर सकता। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इसमें अमेंडमेंट ला सकता है। इसके लिए केस लॉ मौजूद है, PLD 1964 लाहौर हाई कोर्ट पेज नंबर 194 को अगर आप रेफर करेंगे तो वहाँ वाज़ेह तौर पर कहता है कि भाई इट इज़ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट फेडरल सब्जेक्ट। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। व्हेन CRPC अप्लाई, हम इसकी जब इंट्रोडक्शन करेंगे, कुछ पहला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ भी वाज़ेह है। बहरहाल ये जो लॉ है, ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये जनरल लॉ है, ये स्पेशल लॉ नहीं है। अगर कहीं किसी सब्जेक्ट मैटर, किसी ख़ास एरिया के लिए कोई स्पेशल लॉ मौजूद है तो वहाँ स्पेशल एक्ट, जो स्पेशल प्रोसीजर जहाँ पे मौजूद है वो प्रिवेल करेगा, वो अप्लाई होगा किसी कोर्ट में किसी ऑफेंस को या किसी शख्स को प्रोसिक्यूट करते हुए। हाँ, जहाँ पे स्पेशल लॉ मौजूद है लेकिन स्पेशल लॉ किसी ख़ास हवाले से साइलेंट है, कहीं किसी स्टेज पे उसमें कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है, तो फिर ये जनरल लॉ, ये प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998 जो है क्या होगा, अप्लाई होगा जहां स्पेशल लॉ साइलेंट हो। इसके अलावा स्पेशल एक्ट इज एम्बैरेसिंग। जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो बुनियादी उसूलों की सरासर खिलाफ वर्जी हो, मनाफी अगर कोई प्रिंसिपल किसी स्पेशल लॉ में मौजूद है, तो फिर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की प्रिंसिपल्स, रूल, प्रोसीजर को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जी, हम बढ़ते हैं अपनी कोड की तरफ। ये कोड जो है 565 सेक्शन पर मौजूद है, इसके 5 स्केजुअल हैं। इसका जो सेकंड स्केजुअल, पहला स्केजुअल ओमिटेड है और इसकी सेकंड जो स्केजुअल है, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछी जाती है कि सेकंड स्केजुअल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की किस हवाले से है।
तो आप याद रखें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेकंड स्केड्यूल में हमें प्रोवाइड करता है कि भाई वेदर द ऑफेंस डिफाइंड अंडर पाकिस्तान पेनल कोड इज बेलेबल, नॉन बेलेबल, कग्निजेबल, नॉन कग्निजेबल, whether the offense is compoundable or not compoundable, whether the offense is triable by magistrate or session. ये हमें कैटेगराइज किया गया है पाकिस्तान पेनल कोड में, डिफाइंड किए गए, प्रोवाइड की गई ऑफेंसेस को कि वेदर द ऑफेंसेस आर बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कग्निजेबल, नॉन कग्निजेबल, वेदर द ऑफेंस इज ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट और सेशन. ये हमें कैटेगराइज किया है सेकेंड स्केड्यूल में. अगर आपको कहीं भी पूछा जाता है सेकेंड स्केड्यूल के बारे में तो ये बात अपने जहन में रखिएगा. सबसे पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इस लॉ को कोड क्यों कहते हैं, अगर आप इसकी प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि भाई इसको कोड क्यों कहते हैं. Whereas it is expedient to consolidate and amend the law relating to criminal procedure, it is hereby enacted as follow. इस लॉ को इसलिए बनाया गया कि भाई जितने भी पहले क्रिमिनल प्रोसीजर लॉस मौजूद थे, एक्ट मौजूद थे, उनको यकजा कंसोलिडेट किया जाए. इसलिए इसको बनाया गया, इसलिए इसको एनेक्ट किया गया और ये तमाम कवानीन को यकजा करके एक कोड के शक्ल की दी गई. ये इसकी प्रीएम्बल है. आगे बढ़ते हैं. चैप्टर 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. टाइटल है भाई इस एक्ट का नाम है और इसी के साथ ये 1 जुलाई 1898 से ये जो है इन फोर्स है. इसकी एक्सटेंट क्या है, इसकी इलाकाई वुसात क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है. देखो ये होल ऑफ पाकिस्तान में एप्लीकेबल है तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट. प्रोविंस अपने, ये तो पहले पूरे पाकिस्तान के लिए बनाया गया, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए बनाया गया. बाद में इसको पाकिस्तान की जुरिस्प्रूडेंस, पाकिस्तानी लॉ में शामिल किया गया जब पाकिस्तान वजूद में आया. इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में, यानी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट थी, फिर जो है फेडरल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फेडरेशन हो गया. इसके बाद जो है प्रोविंसेस को अलग किया गया. फिर 18 अमेंडमेंट के ज़रिए सूबाई हुकूमतों को, सूबों को वाइड पावर एक्सरसाइज करने का इख्तियार दिया गया. तो यहाँ पे अभी ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है. प्रोविंस अपने लिए इसमें कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है. बहरहाल ये यहाँ कह रहा है कि भाई ये होल ऑफ पाकिस्तान के लिए एप्लीकेबल है. और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी कह रहा है कि भाई इन केस किसी इलाके में कोई स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है, कोई भी स्पेशल लॉ मौजूद है किसी भी एरिया के लिए या किसी सब्जेक्ट के लिए, तो फिर वो स्पेशल प्रोसीजर वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया. आगे बढ़ते हैं. रिपील ऑफ एनेक्टमेंट नोटिफिकेशन. यहाँ रिपील की बात की गई है कि भाई रिपील क्या है. देखो ये जो कोई भी जब लॉ होती है ना, कोई भी सेक्शन होती है, कोई भी लॉ मौजूद होता है, उस लॉ को रिपील करने के लिए पार्लियामेंट के पास इख्तियार है. वो पार्लियामेंट ही अपने किसी एक्ट के ज़रिए उस सेक्शन को, उस लॉ को रिपील कर सकता है, अमेंड कर सकता है किसी लॉ के ज़रिए. तो यहाँ पे भी सेक्शन 2 में ये बताया है कि रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट 1914 के ज़रिए सेक्शन 2 को रिपील किया गया है. तो ये आसान सी बात है कि भाई बताने का मकसद ये था कि भाई रिपील करने का इख्तियार जो है पार्लियामेंट के पास है, और ये पार्लियामेंट एक्ट के ज़रिए, लॉ के ज़रिए किसी एक्ट में अमेंडमेंट, चेंजेस, रिपील, ओमिशन कर सकता है. आगे बढ़ते हैं. रेफरेंसेस टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड अदर रिपील्ड एनेक्टमेंट. अगर इस एक्ट में कहीं रेफरेंसेस मौजूद हों,
रेफर किया जाए तो फिर कह रहा है कि भाई अगर किसी रिपील्ड एनैक्टमेंट की तरफ रेफर किया जाए तो फिर वो रिपील्ड एनैक्टमेंट, रिपील एक्ट के प्रोविजन इन ऑपरेशन आ सकते हैं अगर इस कोर्ट में कहीं भी रिपील्ड एक्ट की तरफ रेफर किया जाए। रिपील्ड एक्ट से क्या मुराद है? रिपील्ड एक्ट कौन से हैं? 1861 में जो एक्ट था प्रोसीजर एक्ट, 1872 में जो प्रोसीजर एक्ट था, इसके बाद 1882 में जो प्रोसीजर एक्ट था, उसकी तरफ रेफर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। एक्सप्रेशन इन फार्मर एक्ट्स, कि भाई इससे पहले फार्मर एक्ट्स कौन से थे? वही जो मैंने 1861, 1872, 1882 इसके हवाले से बात कर रहा है कि भाई उसमें कुछ टर्म्स थे, कुछ लोग थे, कुछ कोर्ट्स थे, उनको इन नामों से पुकारा जाता था। अब चूंकि ये नया कोड आया है, इसमें इन नामों से पुकारा जाएगा। यहाँ पे पहले कंसेप्ट था द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट, सुबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सुबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास shall respectively be deemed to be magistrate of the first class, magistrate of the second class and magistrate of the third class। जो भी पहले जो भी नाम यूज़ होते थे, जो भी उहदे थे, पोजीशन थे, उनको यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया गया है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास। और इसी के साथ जॉइंट सेशन जज का पहले कंसेप्ट था, जिसके पास एडिशनल सेशन जज के इख्तियारात थे। यहाँ द वर्ड जॉइंट सेशन जज के ज़रिए को क्या किया गया? सब्सटीट्यूट किया गया एडिशनल सेशन जज को, सब्सटीट्यूट किया गया जॉइंट सेशन जज के जगह। तो चले आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन क्लास में। इन दिस कोड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन हैव following meaning unless a different intention appears from the subject or context। क्या मुराद है कि भाई डेफिनेशन क्लास हमें कुछ वर्ड्स को डिफाइन करता है, हमें बताता है कि भाई इन अल्फाज के क्या मानी हैं और क्या मानी लिए जाएंगे इस एक्ट को इंटरप्रेट करते हुए, और ये अल्फाज जहाँ कहीं भी यूज़ हों तो किस तरह इंटरप्रिटेशन की जाएगी उस वर्ड की। तो चलिए जी, याद रखें कि अगर उस कहीं भी इस कोर्ट में कहीं भी ये अल्फाज यूज़ किए जाएं, लेकिन उस सेक्शन में जहां यूज़ हो या जिस चैप्टर में यूज़ हुआ हो, उसके कंटेक्स्ट में अगर कोई और मतलब निकलता है वाज़ेह तौर पर, या उसकी डेफिनेशन अलग की गई उसी चैप्टर में, तो फिर उसकी मीनिंग उस हद तक वो मीनिंग ही प्रिवेल करेगी, वही माना, वही मतलब ली जाएगी। लेकिन अदरवाइज ये जो डेफिनेशन है यही हर जगह मतलब लिए जाएंगे, मीनिंग लिए जाएंगे। तो चले जी, एडवोकेट जनरल से मुराद सूबाई हुकूमत का कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेशन करता है हाई कोर्ट में, किसी भी सूबे को हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में सूबाई हुकूमत को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो हुकूमत हो, ये आम तौर पर यहाँ तो कह रहा है कि भाई वो किसी ख़ास प्रोसीजर के तहत आया हो, या वो किसी लॉ एग्ज़ाम के ज़रिए आया हो, या किसी और तरीके से आया हो, लेकिन सूबाई हुकूमत को वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो फिर वो होगा एडवोकेट जनरल। आमतौर पर प्रैक्टिस ये है, एडवोकेट जनरल जो है ये एक सियासी ओहदा है, सियासी ओहदा है। जो भी हुकूमत आती है वो अपना एक एडवोकेट जनरल नामज़द करती है, जो सूबाई हुकूमत को हाई कोर्ट में या किसी और कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस means an offense shown as bailable in the second schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense। bailable offense की definition यहाँ पे और नॉन बेलेबल ऑफेंस की ये की गई है कि भाई सेकंड स्केड्यूल में जो भी कैटेगराइज की गई है जिन ऑफेंसेस को,
कि भाई ये बेलेबल हैं, ये नॉन बेलेबल है। दूसरी यहाँ पे ये बात कह रहा है कि अगर किसी और लॉ में स्पेशल लॉ मौजूद है, एंटी नारकोटिक्स एक्ट है, एंटी टेररिज्म एक्ट है, उनमें किसी ऑफेंस को बेलेबल कहा गया है, किसको नॉन बेलेबल का करार दिया गया है, तो वहाँ भी बेलेबल नॉन बेलेबल उस लॉ में अगर प्रोवाइड की गई है तो उसको हम बेलेबल नॉन बेलेबल कह सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं आपको ऐड कर लूँ, जो ऑफेंसेस सीवियर इन नेचर होते हैं वो आमतौर पर नॉन बेलेबल होते हैं। जो ऑफेंसेस लेस नेचर इन होते हैं, सीवियर इन नेचर होते हैं, वो आम तौर पर बेलेबल होते हैं। और मज़ीद ये कि बेलेबल ऑफेंसेस में आप बेल एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकते हैं, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आप क्लेम तो कर सकते हैं लेकिन एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं। एज ए मैटर ऑफ राइट आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप क्लेम कर सकते हैं। आपको मिलती है तो अच्छी बात है, अगर रिफ्यूज़ होती है फिर भी गुड, क्योंकि लॉ कहता है। लेकिन अगर लॉ आपको ये राइट देता है कि भाई यू हैव द राइट टू बी रिलीज इन सच ऑफेंस, देन यू हैव द राइट एंड nobody can take away this right because the law provided it to you. It is substantive right. आगे बढ़ते हैं हम। चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन। अगर कोई भी चार्ज है, इल्ज़ाम है, आप अदालत, आप पर एफआईआर होती है, जो भी होती है, आपको चार्ज करता है, आप पर इल्ज़ाम अदालत में जाके आपको सुनाता है कि भाई आपको सेक्शन 300 को आपको पढ़ के सुनाता है कि भाई आपने इंटेंशनली किसी को कत्ल किया है, या 301 आपको सुनाता है कि भाई आपको चार्ज किया जाता है अंडर दिस सेक्शन। आपका क्या राय है इस बारे में, आप कबूल करते हैं या नहीं? ये होता है चार्ज। आगे बढ़ते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर एक शख्स को डिफरेंट हेड में, डिफरेंट सेक्शन के नीचे चार्ज किया जाए, डिफरेंट सेक्शन पर उस पर इल्ज़ाम, उसने कत्ल भी की हो, डकैती भी की हो और उसने ट्रेसपास भी की हो, तो हर एक सेक्शन के नीचे उसको अलग चार्ज किया जाएगा और अलग अलग ट्रायल किए जाएंगे। लेकिन ट्रायल यकजा भी हो सकते हैं, लेकिन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि भाई किन सर्कमस्टांसिस में हम मुख्तलिफ चार्जेस को एक ही ट्रायल में यकजा किया जाता है। आगे जाते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल केस। बहुत अहम पॉइंट है, बहुत ही अहम, कि भाई कौन सी ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सी ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, वो तो हमने पढ़ लिया। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जहां पुलिस विदाउट वारंट आपको गिरफ्तार कर सकता है कि भाई आपने कर लिया ऑफेंस, आपको गिरफ्तार कर सकता है, आप पर एफआईआर कर सकता है आसानी से। बहरहाल नॉन कॉग्निजेबल में भी एफआईआर हो सकती है, लेकिन आम तौर पर यह है कि भाई अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, तो ये जो होता है पुलिस वहाँ पे विदाउट वारंट किसी को गिरफ्तार करता है, यह है कॉग्निजेबल ऑफेंस। और कॉग्निजेबल केस क्या है? कॉग्निजेबल केस यह है कि जहाँ पे पुलिस को रिपोर्ट होती है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, और उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर पुलिस एफआईआर काटती है, एफआईआर हो जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो ये बन जाता है कॉग्निजेबल केस। वेदर द एक्यूज्ड, द पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस इज मालूम और ना मालूम, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एफआईआर लॉन्च हो गई तो ये केस, ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल केस की शक्ल इख्तियार कर गया जब ऑफेंस कमिट होने के साथ एफआईआर लॉन्च
हो गई। ये फ़र्क है बुनियादी तौर पर कग्निजेबल ऑफेंस और कग्निजेबल केस में। एफआईआर लॉन्च होने के साथ ये आमतौर पर एक स्टेज है, मुख्तलिफ स्टेज के हवाले से इनको मुख्तलिफ कैटेगरी में जो है रखा गया है, कग्निजेबल ऑफेंस, कग्निजेबल केस। इसके बाद नॉन कग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कग्निजेबल केस। नॉन कग्निजेबल ऑफेंस वो है जहाँ पे पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, और नॉन कग्निजेबल केस वो है जहाँ पे पुलिस एफआईआर काटती है जब उसको नॉन कग्निजेबल ऑफेंस की इत्तिला मिलती है, और वो जब एफआईआर करती है तो ये बनती है नॉन कग्निजेबल केस। इसी के साथ हमारे पास है एक कंप्लेंट। कंप्लेंट वो है जहाँ पे कोई भी शख्स किसी भी जुर्म के बाबत अदालत की रूबरू मजिस्ट्रेट के सामने जाके अल्फाज रिटन में या लिख कर या ज़ुबानी तौर पर ओरली अदालत से दरख्वास्त करता है कि भाई मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, तो ये है कंप्लेंट केस है, ये एफआईआर केस नहीं है। यहाँ आम तौर पर क्या होती है, चालान नहीं होती, ये कंप्लेंट केस है। आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट से क्या मुराद है? किसी भी सूबे में जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, किसी भी ऑफेंस के अगेंस्ट, किसी भी केस के डिसीजन के अगेंस्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, क्रिमिनल अपील जो है वो क्या है? हाई कोर्ट है। जिस तरह हाई कोर्ट है भाई। इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन दैट ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी इंक्लूड एवरी इंक्वायरी अदर देन दैट ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट। कोई भी इंक्वायरी ट्रायल के अलावा, अगर मजिस्ट्रेट कोई भी एविडेंस कलेक्ट करती है, वो आईडी परेड करती है या वो कब्र कुशाई में हाजिर होती है, जहाँ भी वो एविडेंस कलेक्ट करती है, इसको कहते हैं अदर देन द ट्रायल, तो ये है इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन includes all proceeding under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी पुलिस ऑफिसर वो इन एविडेंस कलेक्ट करती है किसी भी ऑफेंस के बाबत, कोई भी जुर्म के बाबत हुई है जुर्म, मजिस्ट्रेट किसी शख्स को नामजद कर दिया कि भाई आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करें, या पुलिस ऑफिसर किसी भी मामले में एविडेंस कलेक्ट करती है किसी भी जुर्म के बाबत, तो ये है इन्वेस्टिगेशन। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज आर मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। जहाँ पे लीगली टेकन ऑन ओथ क्या होती है, एविडेंसेस या विटनेसेस की जो भी क्या होती है, विटनेसेस की जो भी गवाही ली जाती है ऑन ओथ, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाता है। लेकिन जब ओथ का लफ्ज़ यहाँ पे है तो ओथ का हमेशा याद रखें, ओथ हमेशा ओथ एक्ट के तहत ली जाती है। सेक्शन 5 वाज़ेह तौर पर कहता है ओथ एक्ट के कि भाई ओथ हमेशा किसके तहत होगी? ओथ एक्ट के तहत होगी। इन केस कुरान में या किसी दूसरी चीज़ पे हलफ लेके अगर कोई भी प्रोसीडिंग हो तो वो सिरे से वॉइड एबिन इशू है, क्योंकि अगर आपने ओथ लेते वक्त ओथ एक्ट को रेफर नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया, तो फिर वो ओथ वॉइड एब एन इशू है। आगे बढ़ते हैं। ये पूछा गया अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं, अभी जो एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू हुए हैं, इसमें पूछा गया है कि अगर इन केस ओथ लिया जाता है कुरान पे, उस पर आप क्या कहते हैं? वो ओथ वैलिड ओथ होगी? तो भाई अगर आपने ओथ एक्ट पढ़ा है तो वहाँ वाज़ेह तौर पर कहता है कि भाई अगर आपने ओथ ली है अदर देन ओथ एक्ट,
तो फिर वो ओत नहीं होगी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मैंने आप लोगों को बताया नॉन कॉग्निजेबल केस। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इट आल्सो इंक्लूड एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच complaint may be made under section 20 of Chattel Trespass Act. Offense means any omission, commission which is punishable by any law for the time being in force. यहाँ पे कहता है कि भाई ये ऑफेंस है, लेकिन एक बात जहन में रखें, पाकिस्तान पेनल कोड में भी ऑफेंस की डेफिनेशन की गई, सेक्शन 23 को रेफर करें। और इस दफ़ा लॉ गेट में पूछा भी गया कि भाई सेक्शन का तो नहीं पूछा, ये ज़रूर पूछा गया था कि पाकिस्तान पेनल कोड में ऑफेंस को किस तरह डिफाइन की गई। फिर वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे कि भाई कौन सी डेफिनेशन है, ज़रूर रेफर करें। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का कोई भी ऑफिसर इंचार्ज, चाहे वो वो SHO है या उसकी जगह SHO की जगह कोई और शख्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट की है किसी भी पोस्ट में, किसी भी पुलिस स्टेशन में। प्लेस इंक्लूड्स आल्सो ए हाउस, बिल्डिंग, टेंट एंड वेसल। प्लीडर मीन्स कोई भी शख्स यूज विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन कोर्ट मीन्स अ प्लीडर फॉर मुख्तार ऑथराइज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, a vakil and attorney of high court are authorized and any other person appointed with permission of the court to act in such proceeding. किसी शख्स को का नुमाइंदा जिसको पावर ऑफ अटर्नी दी गई है टू प्रेजेंट हिज केस, वो अटॉर्नी है, कोई भी शख्स है, वकील है, एडवोकेट है, लॉयर है, जो भी है, वो क्या है, प्लीडर है। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली by the provincial government to be a police station and includes any local area specified by the provincial government in this behalf. कोई भी शख्स नहीं, कोई भी जगह, कोई भी पोस्ट, कोई भी कमरा जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी ख़ास पीरियड के लिए या जनरली आम तौर पर या स्पेसिफिकली किसी जगह को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर की हो, तो वो पुलिस स्टेशन है। इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन। यहाँ पे पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन क्यों ज़रूरी है, इसको जानना क्यों ज़रूरी है। आम तौर पर ये तो कहेंगे कि भाई यार पुलिस स्टेशन क्या ज़रूरी थी कि भाई इसको डिफ़ाइन किया गया। देखो, अगर हम एंटी टेररिज्म एक्ट को देखें ना, तो वहाँ पे कोई भी एक्ट अगेंस्ट द पब्लिक, कोई पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट या उसकी, अगर जाहिर सी बात है पुलिस स्टेशन भी पब्लिक डोमेन में आता है, गवर्नमेंट के डोमेन में आता है, वहाँ पे अगर किसी तरह भी फायरिंग हो ना, तो वो टेररिज्म के डेफिनेशन में आता है, ज़ुमरे में आता है। तो अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी एरिया को, किसी जगह को, किसी घर को, किसी वेजल को, किसी भी टेंट को अगर पुलिस स्टेशन का दर्जा नहीं दिया है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये एक टेररिज्म के डेफिनेशन में आता है। बहरहाल ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं हम। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 492 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड।